नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, अपना 6th लेसन चल रहा था। 6th लेसन में हमने पादपों में जल का मार्ग पढ़ा, जिसमें एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट व रसधानीय पथ पढ़े थे। जो साथी नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे हमारे YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है रसारोहण। रसारोहण रसारोहण रस प्लस आरोहण। रस प्लस आरोहण यानी पादपों में रस है या मूलों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थ वो आरोहित कैसे होते हैं। आरोहित यानी पादप के विभिन्न भागों में किस तरह से पहुंचते हैं, अर्थात जड़ों से जल एवं पोषक पदार्थों का पत्तियों तक किस तरह से पहुंचना होता है। अब हम देखते हैं मृदा में जल का अवशोषण किस मृदा से जो जल है वो कौन अवशोषित करता है। जल अवशोषण मूल करते हैं या मूल रोम करते हैं। क्या करते हैं? मूल रोम करते हैं। मृदा से अवशोषित जल का ऊपरी दिश या मृदा से अवशोषित जल का मृदा से अवशोषित जल का ऊपरी दिश या ऊपर की ओर ऊपरी दिश या ऊपर की दिशा में ऊपरी दिश आरोहण या स्थानांतरण क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। रसारोहण को कौन संपन्न करता है? रसारोहण की क्रिया को जाइलम संपन्न करता है। रसारोहण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है? जाइलम के द्वारा संपन्न की जाती है। रसारोहण के लिए विशेष रूप से जाइलम की कौन कौन से भाग जिम्मेदार हैं? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जिम्मेदार हैं, अर्थात वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं रसारोहण का कार्य करती हैं। अब हम पढ़ते हैं रसारोहण की क्रिया विधि, यानी रसारोहण होता कैसे है, अर्थात मृदा से अवशोषित जल एवं पोषक पदार्थ पादपों के विभिन्न भागों में किस तरह से पहुंचते हैं। रसारोहण की क्रिया में जल पादपों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बहुत ऊंचाई तक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बहुत ऊंचाई तक चढ़ता है, जिसे समझाने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। कुछ सिद्धांत दिए गए वैज्ञानिकों द्वारा। पहला सिद्धांत आता है जैव बल सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण तने की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न जैव बल के कारण होता है। कौन से बल के कारण होता है? जैव बल के कारण। अर्थात यह सिद्धांत ये कहता है कि रसारोहण की क्रिया या रसारोहण के लिए कौन जिम्मेदार है? तने की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न जैव बल जिम्मेदार है। अर्थात जैव बल है वो रसारोहण की क्रिया को
संपन्न करता है। अब इस सिद्धांत को कुछ वैज्ञानिकों ने मतलब अपने अपने विचारों से स्पष्ट किया या समझाया। इसका पहला विचार दिया गोल्डवस्की ने। इनके द्वारा रिले पंप सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत? रिले पंप सिद्धांत। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? रिले पंप सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत के अनुसार जो जाइलम होता है, जाइलम, इसकी पैरेनकाइमा, कौन सी कोशिकाएं? पैरेनकाइमा, जाइलम, पैरेनकाइमा व मज्जा किरणें। हाँ भाई, रिले पंप सिद्धांत के अनुसार जाइलम, पैरेनकाइमी कोशिकाएं और मज्जा किरणें, तीनों की तीनों ये कैसी हैं? यानी इनकी जीवित कोशिकाएं। जाइलम की पैरेनकाइमी कोशिकाएं, मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाएं में, जीवित कोशिकाओं में परासरण दाब में लगातार परिवर्तन होता रहता है। लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस परासरण दाब में लगातार परिवर्तन के कारण ही, इस परासरण दाब में लगातार परिवर्तन के कारण ही रसारोहण की क्रिया है वो संपन्न होती है। रसारोहण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। रिले पंप सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे गोल्डवस्की। इस सिद्धांत के अनुसार तने की जो जीवित कोशिकाएं कौन कौन सी? जाइलम, पैरेनकाइमी और मज्जा किरणें की जो जीवित कोशिकाएं हैं, उनके परासरण दाब में लगातार परिवर्तन होता रहता है और परासरण दाब में लगातार परिवर्तन के कारण ही पानी है वो मूलों से पत्तियों की ओर प्रवाहित होता है या रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। दूसरे वैज्ञानिक आए जेसी बोस। इन्होंने स्पंदन सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन जैसे अपना हृदय स्पंदित होता है, यानी फैलता है, सिकुड़ता है, ऐसे ही इन्होंने क्या कहा कि भाई कोशिकाओं में स्पंदन होता रहता है। कौन सी कोशिकाओं में? यानी इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में रसारोहण तने की वलकुट की सबसे भीतरी कोशिकाएं जो त्वचा के संपर्क में होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वलकुट की सबसे भीतरी कोशिकाएं जो अंतस्थ त्वचा के संपर्क में होती हैं, उनमें नियमित रूप से क्या होता रहता है? नियमित रूप से लयबद्ध, जैसे अपना हृदय है वो लयबद्ध, संकुचित और फैलता रहता है ना, इसमें भी लयबद्ध स्पंदन होता है। किन के अंदर? वलकुट की सबसे भीतरी कोशिकाएं जो अंतस्थ त्वचा के संपर्क में होती हैं, उनमें लगातार लयबद्ध रूप से स्पंदन होता रहता है, अर्थात वे सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, जिसके कारण से इनमें यानी लयबद्ध संकुचन के कारण ही रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। कई बार पूछ लेता है जेसी बोस ने किस पादप पर स्पंदन का सिद्धांत
यानी प्रयोग में लेकर के प्रतिपादित किया था। यानी किस पौधे पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो इसके लिए एक पौधा है भारतीय टेलीग्राफ पादप। यानी जे.सी. बोस ने स्पंदन सिद्धांत का प्रयोग कौन से पौधे पर किया? भारतीय टेलीग्राफ पादप पर। तीसरे वैज्ञानिक आते हैं जो जैव बल सिद्धांत के समर्थक थे, स्ट्रासबर्गर। हाँ भाई, इनके अनुसार जीवित कोशिकाएं रसारोहण से सीधे संबंधित नहीं होती। यानी जीवित कोशिकाएं हैं वो रसारोहण से सीधे संबंधित नहीं होती, लेकिन जीवित कोशिकाओं का रसारोहण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में सीधा संबंध होता है। यानी ये क्या करें कि जीवित कोशिकाएं या रसारोहण के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन रसारोहण में इनकी या जीवित कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जीवित कोशिकाएं सीधे रूप से, डायरेक्ट रूप से रसारोहण के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इनका संबंध होता है, अर्थात ये रसारोहण के लिए कुछ ना कुछ योगदान जरूर देती हैं, अर्थात रसारोहण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। अब दूसरा अपना सिद्धांत आता है। पहला सिद्धांत तो जैव बल सिद्धांत हो गया। अब दूसरा आता है अपना मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत के अनुसार पेरेनकाइमी कोशिकाओं में जब जल भर जाता है तो कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर एक दाब लगने लगता है। अब कोशिका भित्ति अंदर की ओर दाब लगाती है ताकि कोशिका पूर्व स्थिति में आ जाए। जैसे इसके अंदर पानी भरेगा तो कोशिका झिल्ली बाहर की ओर दाब, स्फीत दाब लगेगा, ये भित्ति दाब अंदर की ओर लगेगा, अर्थात कोशिका भित्ति पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करती है, जिससे कोशिका द्रव का कुछ भाग बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके जाइलम की वाहिकाओं में चला जाता है। किन में चला जाता है? वाहिकाओं में चला जाता है, जिस कारण वाहिकाएं क्या करती हैं? एक दाब उत्पन्न करती हैं और इसी दाब को हम क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं? मूल दाब। दोबारा समझना भाई, पेरेनकाइमी कोशिकाओं में जल अंदर भरने के कारण बाहर की ओर एक दाब लगता है, तो कोशिका भित्ति अंदर की ओर एक दाब लगाती है, तो कोशिका भित्ति अंदर की ओर दाब लगाती है तो कोशिका द्रव का कुछ भाग बाहर निकल जाता है, वो जाइलम की वाहिकाओं में चला जाता है, जिससे जाइलम की वाहिकाओं में एक दाब उत्पन्न होता है और उसी दाब को हम क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। मूल दाब को इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाले, कैसे? जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाले धनात्मक दाब को मूल दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। यानी जाइलम वाहिकाओं में पाए जाने वाले धनात्मक दाब को ही क्या कहा जाता है? मूल दाब कहा जाता है। अब मूल दाब को किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। मैनोमीटर से इसको मापा जाता है। किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। पादपों में जो ये मूल दाब है इसको मापा गया। मूल दाब ये दो
एटीएम अर्थात 2 वायुमंडल दाब से अधिक नहीं होता। 2 वायुमंडलीय दाब से ये अधिक नहीं होता। यानी मूल दाब अधिकतम कितना हो सकता है? 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। अब ये 2 एटीएम का जो दाब है वो 20 मीटर ऊंचाई तक, 20 मीटर की ऊंचाई तक ही पानी पहुंचा सकता है, पानी पहुंचा सकता है। हाँ भाई, मूल दाब है वो पादपों में अधिकतम कितना हो सकता है? 2 वायुमंडलीय दाब के कारण, और 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और 2 वायुमंडल दाब है वो कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंचा सकता है? केवल 20 मीटर की ऊंचाई तक पानी पहुंचा सकता है। लेकिन बहुत ऊंचे पौधों में, जो बहुत ऊंचे पौधे हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, यानी ऊंचे काष्ठीय पौधों में कम से कम 12 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता है। कितने दाब की आवश्यकता है? 12 एटीएम दाब की आवश्यकता है, की आवश्यकता होती है, जो पादपों में संभव नहीं है। पादपों में संभव कितना है? केवल 2 एटीएम। आवश्यकता ऊंचे काष्ठीय पौधों में क्या है? 12 एटीएम की। केवल पौधों में अधिकतम कितना हो सकता है? 2 एटीएम का। तो और इतना संभव नहीं है, इतना संभव नहीं है, तो इसका मतलब मूल दाब है वो पानी पहुंचाने में सक्षम नहीं है। अतः यह सिद्धांत सीमित महत्व का है। इसी कारण अतः मूल दाब सिद्धांत सीमित महत्व का है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? मूल दाब कौन सा दाब है? मूल दाब पैरेनकाइमी कोशिकाओं में क्या भर जाता है? पानी भरने के कारण पैरेनकाइमी कोशिकाएं बाहर की ओर भित्ति पे एक दाब लगाती हैं, भित्ति अंदर की ओर दाब लगाती है, जिससे पैरेनकाइमी कोशिकाओं से जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य का कुछ भाग बाहर निकल करके कहाँ चला जाता है? जाइलम की वाहिकाओं में, और जाइलम की वाहिकाएं एक धनात्मक दाब उत्पन्न करती हैं, जिसे अपन मूल दाब कहते हैं। और पादपों में मूल दाब है वो 2 एटीएम से ज्यादा नहीं हो सकता, और 2 एटीएम का दाब 20 मीटर ऊंचाई तक पानी पहुंचा सकता है। और ऊंचे काष्ठीय पौधों में चाहिए हमें कितना? कम से कम 12 एटीएम का दाब। अब 12 एटीएम का दाब कहाँ से आएगा? यहाँ से उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अतः मूल दाब सिद्धांत है ये काष्ठीय पौधों में संभव नहीं है पानी पहुंचाने में। तो ये कैसा है मूल दाब सिद्धांत? सीमित महत्व का है। अब तीसरा आता है, और एक रोचक बात ये भी है कि भाई कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म में मूल दाब होता ही नहीं है, मूल दाब होता ही नहीं है। अब मूल दाब ही नहीं है तो उनमें पानी कैसे पहुंच रहे? ये सोचने वाली बात है। अतः मूल दाब है, मूल दाब सिद्धांत हर जगह पे लागू नहीं होता, सीमित महत्व वाला ये सिद्धांत है। अब तीसरा हमारा सिद्धांत आता है भौतिक बल दाब। तीसरा कौन सा है? भौतिक बल दाब। हाँ भाई, इसके अनुसार पादपों में रसारोहण भौतिक बलों के कारण होता है। यानी रसारोहण किसके कारण होता है? भौतिक बलों के कारण होता है। किसके कारण हो रहा है? भौतिक बलों के कारण होता है। इसमें जीवित कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती, अर्थात जीवित कोशिकाएं हैं वो रसारोहण के लिए उत्तरदायी नहीं है। रसारोहण की क्रिया भौतिक बलों के कारण होती है। यानी रसारोहण की क्रिया किसके कारण हो रही है? भौतिक बलों के कारण। अब हम बात करें भौतिक बल दाब
का ये जो भौतिक बल दाब है, इसका भौतिक बल दाब का सर्वमान्य जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है ससंजन तनाव सिद्धांत। भौतिक बल दाब का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ससंजन तनाव सिद्धांत। इसको वाष्पोत्सर्जनाकर्षण सिद्धांत, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत भी बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है, सबसे ज्यादा इसको मान्यता मिली है। कौन से सिद्धांत को? ससंजन तनाव सिद्धांत को, या वाष्पोत्सर्जनाकर्षण सिद्धांत को, या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत को? ससंजन तनाव सिद्धांत को किसने दिया? डिक्सन और जोली ने। डिक्सन एवं जोली ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ससंजन तनाव सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डिक्सन और जोली ने इसे प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को अपन समझ सकते हैं, जैसे बिंदुवार समझते हैं इसको, कि पादपों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल का एक अटूट संबंध होता है। यानी पादपों में जड़ से पत्तियों तक जल का अटूट संबंध होता है। अटूट संबंध होता है, यानी जड़ से लेकर पत्तियों तक जल के अणु आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं। इसको अपन ने क्या कहा है? जल स्थैतिक प्रणाली, जिसे हम क्या कहते हैं? जल स्थैतिक प्रणाली। दूसरा बिंदु, हाँ भाई, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों से पानी है वो वाष्पित होता है। पत्तियों से पानी क्या होता है? वाष्पित होता है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की हानि से पर्ण की सिराओं के जल स्तंभ में एक खिंचाव उत्पन्न होता है। यानी वाष्पोत्सर्जन के कारण पर्ण सिराओं के जल स्तंभ में एक खिंचाव उत्पन्न होता है। एक खिंचाव उत्पन्न होता है। कैसे? अपन समझ रहे थे, जैसे ये पत्ती की सबसे बाहरी कोशिका है, पानी बाहर निकलेगा, ये नजदीकी कोशिकाओं से आपूर्ति करेगी ऐसे, तो एक नजदीकी कोशिकाओं से ऐसे, एक दूसरी नजदीकी कोशिकाओं से, तो एक खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। तीसरा बिंदु, जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल होता है। यानी जल अणुओं के मध्य कौन सा बल होता है? ससंजन बल होता है, जिसका मान कितना होता है? 45 से लेकर के 207 ATM तक का होता है ससंजन बल। जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल पाया जाता है, जिसका मान कितना है? 45 वायुमंडल दाब से 207 वायुमंडल दाब तक होता है। इस बल के कारण जल का स्तंभ टूटता नहीं है, अर्थात जल स्तंभ अटूट रहता है। इस दाब के कारण ही जल का जो स्तंभ है वो टूटता नहीं है, अटूट रहता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं?
वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। हाँ भाई, जल का स्तंभ टूटेगा नहीं और ऊपर की ओर वो खिंचता चला जाता है। ऊपर की ओर क्या होता चला जाता है? खिंचता चला जाता है। चौथा बिंदु, वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न खिंचाव। एक तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो खिंचाव हो रहा है, एक खिंचाव हो रहा है, और दूसरा हो रहा है जल के अणुओं के बीच में क्या पाया जा रहा है? ससंजन बल। इन दोनों के कारण पादपों में जल नीचे से शीर्ष की ओर निष्क्रिय रूप से, यानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव प्लस ससंजन बल, दोनों के कारण, इन दोनों के कारण जल है वो पादपों में नीचे से ऊपर की ओर निष्क्रिय रूप से खींचता चला जाता है या खींच लिया जाता है। इस क्रिया के अंदर न तो ऊर्जा खर्च होती है और न ही जीवित कोशिकाओं का योगदान होता है। ध्यान रखना, ऊर्जा खर्च नहीं होती, कोई किसी प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं होती। दूसरी बात, ना ही कोई जीवित कोशिका की भूमिका होती है। जीवित कोशिका की भूमिका होती है, कोई जीवित कोशिका की भी कोई भूमिका नहीं होती। अर्थात रसारोहण भौतिक बलों के कारण ही संचालित होता है। नेक्स्ट बिंदु में, इस सिद्धांत के समर्थन में कई प्रमाण दिए गए। इस सिद्धांत के समर्थन में कई प्रमाण दिए गए कि वाष्पोत्सर्जन की दर रसारोहण से संबंधित होती है। यानी दिन के अंदर भाई वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है तो रसारोहण की दर भी अधिक होती है। यानी दिन के समय शाखाओं एवं तने में जल स्तंभ तनाव की स्थिति में होता है, तनाव की स्थिति में होता है। वर्तमान में रसारोहण को समझाने के लिए ये सर्वमान्य सिद्धांत है। ऐसा सिद्धांत है सर्वमान्य सिद्धांत। ठीक है, आज ये छठा लेसन है, यहीं पे समाप्त होता है। बाकी के जो अगला लेसन है वो अगले वीडियो में प्राप्त होगा। धन्यवाद।